नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह सीना ताना ट्रंप के सामने, वो मेरे मन को छू गया। मुझे लगा यही साहस और यही हौसला होना चाहिए अपने मुल्क की शान को बढ़ाने का। कितना भी ताकतवर कोई शख्स क्यों ना हो, अगर वो हमारे स्वाभिमान को, हमारे देश के स्वाभिमान को ललकारेगा, तो तेवर यही होना चाहिए। और मैं सोचता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आखिर डर क्यों गए थे? क्यों वो इस तरह का रिएक्ट कर रहे थे कि ट्रंप उनका मालिक हो गया? और क्यों उनके आने के बाद जिस तरह हथकड़ी और बेड़ी में भारतीय आ रहे थे, उसका विरोध नहीं कर पाए? जेलेंस्की को देखकर मेरे ये तमाम सवाल मन में आते रहे कि हमारे भारत की हालत क्या हो गई। 30 साल की सबसे बड़ी गिरावट आ गई है शेयर मार्केट में। जिस शेयर मार्केट को बहुत ये लोग ब्रांड करते थे, ये भक्त लोग, कि देखो शेयर कितना, मार्केट कितना ऊंचा जा रहा है। अगर अर्थव्यवस्था खराब होती तो शेयर मार्केट कैसे होता? उसका गुब्बारा फूट गया है। लाखों करोड़ लोग डूब गए हैं। लोगों के मरने की खबरें आने लगी हैं। डराने वाली खबरें आने लगी हैं कि आर्थिक हालात हो क्या रहे हैं देश के। और ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार अगर डूब रहा है तो जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उन पे असर पड़े। असर मुझ पे और आप पे भी पड़ेगा, जो उन लोगों पे भी पड़ेगा जिन्होंने शेयर कभी नहीं खरीदे। देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी। लेकिन देश किसमें व्यस्त है? देश इसमें व्यस्त है, नेता आपके दिमाग में ये झेन डालना चाहते हैं, छोड़ो सब बातें। कुंभ कितना बढ़िया हो गया, कुंभ में इतने करोड़ लोग आ गए। कुंभ की अव्यवस्थाओं में बात मत करो। कुंभ 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 कुंभ। और दूसरी तरफ एक समुदाय के प्रति नफरत का भाव पैदा करो। लोगों को सिर्फ एक हिंदू और मुसलमान के खेल में उलझाए रखो। अब आप सोचिए, आर्थिक हालात सोचिए देश का। एमबीए किया हुआ व्यक्ति, एमबीए किया हुआ नौजवान मेरे ऑफिस में आया और वो 15,000 रुपए की नौकरी करने को तैयार था। एमबीए भी किया, उसने इंजीनियरिंग भी की है। आईआईटी किए हुए बच्चे भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं है। लेकिन कौन से समुदाय के बच्चे हैं? इसमें से अधिकांश हिंदू हैं। और जिसकी अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की आप बात करते थे कि देखो कुछ भी हो जाए, अब्दुल की चूड़ी तो टाइट कर दी, उसका धंधा बढ़िया चल रहा है। वो पिंचर लगाता था, पिंचर का रेट बढ़ा दिया उसने। वो पिंचर का काम बढ़िया कर रहा है, वो नाई का काम बढ़िया कर रहा है, वो बढ़ई का काम बढ़िया कर रहा है। तो चूड़ी किसकी टाइट हुई, अब्दुल की या आपके बच्चों की, हिंदुओं की? लेकिन ये खेल समझने नहीं देंगे आपको। नेता अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे, उनको वहीं नौकरी कराएंगे और आपके बच्चों से कहेंगे कि किसी के घर पर अगर हरे रंग का झंडा है तो झंडा उतार लाओ, मस्जिद के सामने जोर जोर के लाउड स्पीकर बजाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। ये देश कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं राशिद जहीर। मैंने इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की उनसे। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा विचार रखते हैं। अगर ये पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश को कौन और किस दिशा में जहरीले मार्ग की ओर ले जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। मैं ले चलता हूँ आपको राशिद जहीर के पास। राशिद भाई, मेरे को यूक्रेन के राष्ट्रपति और ट्रंप साहब की जो तकरार थी, वो भूले नहीं भूल रही। छोटा सा मुल्क यूक्रेन, ट्रंप का तो शायद मेरे ख्याल से पसीने पसीने हो गए होंगे जब जेलेंस्की ने जो तीखे शब्दों में कहा। फिर मैं सोचता रहा था कि हमारे मुल्क को क्या हो गया। 140 140 50 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, दुनिया का वो ताकतवर मुल्क जो अपने बलिदान के लिए माना जाता था। पन्ना धाय जहां पे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे चुनवा दिए थे, और घास की रोटी खाकर हमारे महापुरुष लड़े थे। हमारे प्रधानमंत्री को आखिर हो क्या गया था? डर गए थे, प्रेशर में आ गए थे? चलो वहां डर गए हो, वहां प्रेशर में आ गए हो, लेकिन जब हिंदुस्तान लौटे और हिंदुस्तान में जब तस्वीरें आई इसके 48 घंटे बाद, हथकड़ी और बेड़ियों में लोग पड़े हुए घिसट घिसट के बाथरूम तक जा रहे थे वो फ्लाइट में, तब भी हमारी हुकूमत को एक चिट्ठी लिखने, एक मेल लिखने की फुर्सत नहीं मिली। तो जब मैंने कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट का मैंने जो सीना तना हुआ, उससे पूछा गया सूट क्यों नहीं पहनते, उन्होंने कहा युद्ध जब तक है तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। ये लगा कि ये होता है बहादुर। और ट्रंप को पसीने पसीने उसके घर में घुस के पसीने पसीने कर देने वाला। क्या लगता है आपको पूरे घटनाक्रम पे कि क्या हो गया था हमारे प्रधानमंत्री को? संजय सर, वसीम बरेलवी का एक शेर है। इस मौके पर वो ये कहता है कि कलेजा चाहिए दुश्मनी से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए
दुश्मन से दुश्मनी के लिए जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा, और मैं उस उम्मीद पे डूबा के तू बचा लेगा, ये उसकी शुरुआती लाइन है। जेलेंस्की ने जो काम किया वो तो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया बात भी कर रही है। जेलेंस्की के बारे में ये भी जानना जरूरी है सर कि 2014 में इसके बारे में कहा जाता कि डीप स्टेट लाई थी, कॉमेडियन था, लेकिन वो आदमी जब ट्रंप लगातार दुनिया के कई मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बराबर इंसल्ट कर रहा था, वो मैं जम करके खड़ा हो गया। मैं जल्दी से अपने ही देश पे वापस आ रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि जेडी वेंस जो वहां के उपराष्ट्रपति बैठे थे, ये भी सर हमारी बदकिस्मती मानिए कि देश दुनिया के सरबराह कुछ इस प्रकार से आए। ये भी एक लेखक आदमी है और इसने भी एक वहां पर सीरियल बनाया है। अचानक से ट्रंप इसको पता नहीं क्यों लेकर के आ गए, और जब उसने कहा ना कि आपका मुल्क हार रहा है, परेशान है आप, आपको हम हथियार दे रहे हैं, तो उसने जो शब्द इस्तेमाल किए, उसने कहा युद्ध जब होते हैं सभी को दिक्कतें होती हैं, आपको भी दिक्कतें हुई हैं, आप ज्यादा उछलिए मत। अब फिर उसने क्या कहा कि लाउड बोल करके आप मेरी जबान को दबा नहीं सकते, तो ट्रंप को कूदना पड़ा। खैर वो तो बात है उस आदमी की, मुल्क छोटा सा नहीं, हारा हुआ मुल्क, कलेजा चौड़ा करके जब वो बात, हारा हुआ मुल्क, उसी के ही तमाम के तमाम हथियारों से लड़ता हुआ मुल्क। लेकिन जब उसने कहा ना कि मेरे साथ या मेरे देश के साथ या मेरे लोगों के साथ अगर आप इस प्रकार का रवैया करोगे तो तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें जवाब दूंगा, और वो देकर आया। प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है, ये हम हमारा चैनल पे कई लोग बता चुके, मैं भी कई प्रोग्राम बना चुका कि वहां पर एक के बाद ये दीगरे वो जब बराबर कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जब वहां बैठे थे, कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने लिटरली बेइज्जती की है पीएम की। कहा सवाल तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए था, लेकिन मैं कर लेता हूं, मैं जवाब दे देता हूं, चूंकि इन पे सन्नाटा छा गया, इनसे बोला नहीं जा रहा था वहां पे। ये तो बाकायदा वीडियोज हैं। खैर, तो अब बात यह है, खट्टर साहब का कल बयान आया जो हरियाणा के हटा दिए गए थे, कह रहे उन्होंने सही किया, वो जो हाथों पे बांध के लेकर आ रहे हैं, वो कोई बुराई नहीं है, उनके नियम है। हमारे विदेश मंत्री कह चुके, प्रधानमंत्री कह चुके, और उसके बाद कह चुके जब 1.5 साल पहले मैक्सिको के अंदर इलीगल रूप से घुसने वाला हर चौथा आदमी गुजराती, कम से कम इतना तो बोल देते कि मेरे पकड़ने, बार बार कह रहे हैं पंजाब के अंदर उतार रहे हैं, दूसरे वाले मरहले में 33 लोग उसके अंदर गुजराती थे, मगर उतार इसलिए रहे थे अमृतसर में कि ये जाहिर कर पाए कि पंजाबी उतर रहे हैं। बात ये नहीं है आप कौन सा ऐसा गोशा खोलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री जी वर्गीकरण जात पात करते हुए नजर नहीं आएंगे। यहां गुजरातियों पे ब्लेम ना आए तो अमृतसर में उतार दिए, और फिर बेइज्जती क्या हुई पूरी दुनिया ने देखा कि बैठे रहे। और उसी वक्त आप कह रहे हैं बाद में आकर लेटर लिखना चाहिए था, मैं कह रहा हूं उसी वक्त उसने कहा कि तुम्हारे यहां क्या जरूरत पड़ी है आपको प्लांट लगाने की, अरे टेस्ला गाड़ी दे रहे हैं, 115%, 110% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर, कितनी घट सकती है, 10% रह गई। और अगला नंबर तो भी अंबानी बंधुओं का आना है, जब टेस्ला वाला कहेगा कि मेरा स्टार लिंक दो, अकेला स्टार लिंक है, यूक्रेन युद्ध 12 घंटे में रोक देगा, और उसने अगर वहां पर स्टार लिंक बंद कर दिया, उसके अंदर इतनी ताकत है। अब जब अंबानी की बात आएगी तब पता चलेगा, गाड़ी तो आपने कह दी, क्योंकि गाड़ी तो यहां पर चंद लोग खरीद रहे हैं। दुपहिया वाहनों की जो दुर्गति हुई है बिक्री में, उसके बारे में बताइए ना आप, जो कमर्शियल वाहन है और दुपहिया वाहन है, उसके बारे में देखिए कितनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है दुनिया देश में खरीदारी की। और अभी थोड़े दिनों पहले रविशंकर जो बिहार से आते हैं, जिनके पर्क उतर दिए मोदी जी ने, मंत्रालय छीन लिया है, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात करते थे, हर साल आ जाया करते थे और कहते थे BMW कितनी बिकी, मर्सिडीज कितनी बिकी, ये 40-50 गाड़ी बेच करके आप बता रहे थे लोगों को दुपहिया। अब आकर के बताइए ना टेस्ला खरीदने वालों को कि अंबानी साहब आपका अगली बार जियो भी बंद होने वाला है, क्योंकि वो दे देगा सुविधा आकर के बहुत जबरदस्त। तो वहां पर मोदी जी ने आने से पहले ही सबसे पहले शराब पर और गाड़ी पर सबसे पहले वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है, और वहां पर 2 शब्द ये नहीं बोल पाए। अच्छा, दूसरी बात, वीजा, कौन सा वीजे पे गए थे आप बताइए तो सही, कौन से वीजे पे गए थे? 5 लोगों से मिल चुका ट्रंप वहां पर, इंक्लूडिंग पीएम ऑल्सो, बट ही नेवर फेस इन फ्रंट ऑफ द गेट व्हेन मोदी रीच देयर। आप जापान को लगा लीजिए, आप वहां पर छोटे से मुल्क का जॉर्डन का बंदा देख लीजिए, ट्रंप हर बार बाहर आया है,
लेकिन मोदी जी जब गए तो ट्रंप बाहर नहीं आया, हत्ता ये कि जेलेंस्की को रिसीव करने आया है वो। और जेलेंस्की ने जब मिनरल्स के बारे में बात आई है, फेंक कर चला गया, वो मुआहदा साइन करके नहीं आया वहां पर वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे बिलियंस पे, मेरे मिनरल्स पे नजर है। मोदी जी की तो बात यह है कि हमारा जो गोदी मीडिया दरअसल संजय सर, हकीकत में सिर्फ 15 दिन ये आकर के ऐसा अभियान चला दे जैसे आरुषि हत्याकांड का चला रहा था। पता चल जाएगा पूरी दुनिया को, और खास करके जो देश के अंदर एक खास तबका पैदा कर दिया है, खास जहन का पैदा कर दिया, उसके बारे में लोग क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको पता चल जाएगी। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं, मेरा आज जैसा व्यक्ति या मुझ जैसे लाखों लोग भी हो जाएंगे, गले की नसों को फाड़ भी लेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, एक तबका ऐसा बना दिया है जिसे महागुम की लाशें नजर नहीं आ सकती। आज जब देश में ऐसी बातें चल रही हैं, शेयर बाजार खत्म हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ बात क्या चल रही है कि 75 मुख्यालयों के अंदर हम गंगा जल भेज रहे हैं, हम जो है संभल की मस्जिद पर। अब यूक्रेन के अंदर, अगर मैंने बड़े अच्छा प्रोग्राम बनाया, आप देखिएगा, अगर वहां पर यूक्रेन की मंजिल पे वो शंबल शंबल कह रही है एक गोदी मीडिया के एंकर, शंबल, संबल ने कहा शंबल, उसको नहीं मालूम शंबल बना कहां से है। शंबल के ऊपर जिक्र चल रहा है हमारे यहाँ, जब दुनिया लगी हुई है, लाखों करोड़ रुपया हमारी मार्केट का तबाह बर्बाद हो चुका है। मुंबई का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, एक बात कह के आपको मैं मौका, आप मुझसे सवाल कीजिएगा दूसरा, उसने कहा कोई करे या कुछ ना करे, मुंबई का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, 2025 में, बड़ी अजीब गरीब बात बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा हूं, अपनी तो हम बात ही नहीं बताते, हम तो जो लोगों में बात होती है वो बताते हैं, बस अंदाज हमारा शामिल हो जाता है। उसने कहा कुछ करें ना करें, 2025 में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। पत्रकार ने पूछा ऐसा कैसे कह रहे हो? उसने कहा सारी अर्थव्यवस्था का भांडा फूट जाएगा, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, घड़ा भर चुका है। मुंबई का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बता रहा है ये बात, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, काफी टीवी पर आता है जी। ये जो शेयर मार्केट तबाह हो गया, 30 सालों में इतनी बड़ी गिरावट कभी नजर नहीं आई। और राशिद भाई, सबसे खतरनाक बात यह है कि लाखों करोड़ रुपया भारत से निकला, ये तो भारत के लिए शौक है ही है, खतरे वाली घंटी है ही है। लेकिन वो रुपया सारा का सारा चीन में निवेश हो गया। विदेशी निवेशकों ने से हमारे यहाँ से रुपया निकाला और चीन में लगा दिया। क्या हमारे देश पे अब इतना भरोसा खत्म हो गया है विदेशी निवेशकों का? और अगर हो गया है तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है? शेयर की जब बात हम करते हैं संजय सर, हमारे आम दर्शक चूंकि बेचारे 5 किलो राशन के अंदर इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, तो उन्हें बहुत टेक्निकल टर्म समझ में बाज दफा नहीं आ पाती। मैं उनकी दिमाग पर नहीं, लेकिन जब पेट में भूख है ना, तो उनके शेयर मार्केट वो नहीं देख पाते हैं ज्यादा। हमारी जिम्मेदारी बनती है बहुत आसान से शब्दों में उन्हें बता देना। अभी 1.5 महीने पहले 4 PM पे हमने रिपोर्ट बनाई थी, जब FIIP ने अपना पैसा निकाला। वो इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा निकलने का मामला था। एक प्रोग्राम में एक बंदा बता रहा था कि वो जो पैसा निकाला गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉलर के मुकाबले रुपयों को मजबूत करने के लिए अपने रिजर्व में जो पैसा रखा था उससे डॉलर खरीदना पड़ा। FIIP जो था, उसके अंदर वो अकाउंट्स बंद हो रहे थे, जो लोग आए थे। अब जाहिर सी बात है, चीन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। यहां जो शेयर बाजार का पूरा जो एक गुब्बारा बना होता है ना सर, वो तो आप ये समझिए मोदी जी की बातों में और अमित शाह की भविष्यवाणी के ऊपर डिपेंड होता है। लोग भी वही शामिल है इसके अंदर, जो 30 कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक में। अब वहां पर वो लोग कहते हैं आप खरीद लीजिए, 4 तारीख में देखिए क्या होने वाला है। बताते नहीं है डूबने वाले या ऊंचे जाने वाले हैं। इसका मतलब आप हैं, आप ही तमाम के तमाम जो देश के अंदर जितने भी सर्वे आएंगे उसके मुताबिक बता दिया, तब तो साबित हो गई ना कि आपने सरकार आने से पहले पहले भी लाखों करोड़ रुपए का शेयर बाजार का जो है खेल कर दिया था। वहां पर जो ये चीज आई हुई है, दरअसल एक अरुण कुमार है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, आपने कई बार प्रोग्राम किए, मतलब काबिल आदमी। उन्होंने ये कहा सर कि 93% जो हमारा MSME है, जो मीडियम मझोला उद्योग है, उसका कंट्रीब्यूशन तो काउंट ही नहीं करते हैं ये लोग। ये टोटल शेयर मार्केट का जो धंधा है, वो ये समझ लीजिए 7% लोग जो हैं वो इसको मैनेज करते हैं। अंडा बेचने वाला, अखबार का हॉकर, ठेले लगाने वाला, उसका तो रोल ही नहीं है। अगर वो लोग ना हो तो देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वही लोग बचाते हैं कोरोना में भी। तो ये 7% लोग जब इनडायरेक्ट वे में शेयर की बाजार
शेयर के जो है ना, बाहर से पैसा आएगा, आने के बाद दिखाएंगे, यहाँ पर खरीदेंगे महंगे रूप में, और वो जाएगा फिर LIC के पास कि हमारा शेयर तो 100 रुपए में बिक रहा। एक मोहल्ले के अंदर अगर एक मकान 1 करोड़ का बिक गया तो सबकी कीमत वही हो जाती है। उन्हीं के आदमी महंगा खरीद करके कुछ शेयरों को बाकी तमाम दुनिया के सामने शेयर शो कर देते हैं कि देखिए हमारा तो इतना का शेयर है, आप हमें इसमें लोन दे दीजिए। वो सोच लेते हैं यार मार्केट वैल्यू तो यही है। तो ये जो लाखों करोड़ रुपए का धंधा खत्म हो रहा है, अब चूंकि हम जैसे लोग भी इसमें शामिल हो गए, कारोबार तो करते ही हैं सब। मीडियम मिडिल क्लास जो दिल्ली के अंदर जिसको इन्होंने थोड़ा सा इंप्रेस करने की कोशिश की थी, वो इसके अंदर अट्रैक्ट उसमें आ भी गई है। अब धीरे धीरे उनके लोगों के भी हालात खराब है। बाहर का इन्वेस्टर यहाँ आने रहा है। किसी भी कंपनी को देश में आने से पहले संजय सर, पहले एक सर्वे होता है। इसके अलावा 6-7 दुनिया के अंदर ऐसी एजेंसीज हैं जिन्हें आप सबसे मशहूर मूडीज मान लीजिए, वो ये बताते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। वो ये नहीं बताते खाली कि आपको किस रेट पर जो है ब्याज मिलेगा। अगर आपने सारे मानक पूरे कर रखे हैं तो आपको ब्याज वर्ल्ड बैंक कम पैसों पे देगा। और वो ये भी बताते हैं कि कौन से देश में माहौल कैसा अच्छा है, भविष्य में आपके कारोबार को लेकर क्या क्या संभावना है। वो तमाम रेटिंग्स जो बाहर के अखबार आते हैं, हम चीख चीख कर बताते हैं लोगों को, उन्होंने हमारी रेटिंग्स गिरा रखी है। वो लोग क्यों आएंगे यहाँ? 10 रुपए की बात बता रहा हूं मैं आपको। लीरा जो तो लीरा था टर्की का, एक जमाने में, किसी जमाने में 2.25 लीरा जो टर्की की करेंसी है, $1 आया करता था। अचानक वहां पर भी जब IMF ने कहा कि आपको कर्जा कितना चाहिए, तो अर्दोगान ने कहा कि अभी जरूरत हमें है नहीं। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है, दुनिया भी एक बड़ा, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, दुनिया भी बड़ी एक दूसरे चक्कर में लगी हुई है, उसे हम बात करेंगे तो लंबा समय हो जाएगा। तो उर्दुगान के वक्त में बता देता हूं कि उर्दुगान ने जब एक काम ये किया कि उस समय जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो संजय सर पूरी दुनिया जानती है कि एक ही दिन में 10 से 20 रुपया लीरा जो है वो डॉलर के मुकाबले जो है एकदम ऊपर आया है एक ही दिन। मालूम है क्यों? उर्दुगान की नीतियों की वजह से। काबिल आदमी जब होता है ना शासक, तो वो फिर ये नहीं कि साइंटिस्ट की मीटिंग को भी आप ही वो करेंगे, डॉक्टर की मीटिंग को भी आप ही करेंगे, और वहां बैठे हुए लोग यूं देखने लगेंगे। अरुण जेटली जब आया करते थे किसी जमाने में कॉन्क्लेव में, तो वो अपने साथ इतना काबिल आदमी था अरुण शौरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां पर वो, उसके साथ आने के बावजूद भी जेटली भी और शौरी भी अपने साथ टेक्नोक्रेट्स लाते थे कि यदि कोई पत्रकार अगर बचा है, पहली बात तो बचे नहीं है, सवाल कर देगा कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित, टेक्नोक्रेट्स को सवाल कर देगा फाइनेंस से संबंधित, तो जवाब अगर मेरे पे नहीं हुआ तो मेरा बंदा दे देगा। यहां तो कैलेंडर भी मोदी जी, ओपन बल्लेबाज भी मोदी जी, बॉलर भी मोदी जी, विदेश मंत्रालय आप देखेंगे, रक्षा मंत्रालय, हर चीज तो आप ही देखते हैं। अब वो बैठे हुए सुनते रहते हैं, पत्रकार भी आपकी सुन रहे हैं, साइंटिस्ट भी आपकी सुन रहे हैं, पूरा देश ही आपकी बातें सुन रहा है। अब वजह क्या है? आपने सुरूर में ला दिया उनको। आप धर्म के रथ पे सवार होकर आए हैं और आपने सुरूर में ला दिया है। अब सुरूर में तो वो बात सुनेगा नहीं, ये राम राज्य लेकर आएंगे, इन्हीं की बात सुननी चाहिए। कुल मिला के बात यह है संजय सर कि शेयर बाजार का झंझट हो जो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है लोगों की, हमारी भी, और बाकी तमाम झंझट हो, मोदी जी ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और उन्हें एक ही बात बता दी कि महाकुंभ का ऐसा आयोजन कर दो कि बिहार जीत लो, महाकुंभ का ऐसे आयोजन कर दो कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पस्त हो जाए। ये वाला उन्होंने मामला कर रखा। अच्छा, हमारी प्रवृत्ति है भी, भारत के लोगों की प्रवृत्ति, आज ये मत समझिए कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया वाले बन गए। अभी हमारे यहाँ एक तांत्रिक आकर के बड़ी आंख करके यूं देखने लगे मेरे घर में, आंख यूं करके, तो मैं कहूंगा क्या हुआ सर? अरे कुछ तुम पे सा आया है, बस बस बस। अच्छा, 100 सवाल ऐसे हैं, मैं अपने जनरल दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हालांकि टॉपिक से परे एक ही लाइन की बात है। मैं एक तांत्रिक से मिला पानीपत हरियाणा में, मैंने कहा तुम क्या करते हो? कह रहे 100 सवाल ऐसे हैं हमारे पास जो दुनिया में हर इंसान के साथ घटे हैं। जब हम वो बात कहते हैं ना अपने अंदाज में, तो वो हमारी बातों में आ जाता है। मेरे 100 सवाल कैसे हैं वो? उसने मुझे रिपोर्ट, वो 100 सवाल की लिस्ट भी दे दी। उसने कहा जब भी गए, तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई आदमी है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? कोई आदमी नहीं है जिसके रिश्तेदारों में एक आदमी पीछे नहीं लगा हुआ। 50 बरस में कहेगा यूं करके, एक लंबी बीमारी रही है आपको। 50 बरस की उम्र में कोई दुनिया में मुझे शख्स नहीं मिला जो बीमार ना, इनके पास होते हैं। मोदी जी के पास सबसे शानदार अस्त्र है, वो है धर्म का अस्त्र। वो इससे वो बेचारे मान लेते हैं सारी बात। जी अच्छा, क्या लगता है आपको, जो जो धर्म का एक कहा भी गया है कि धर्म जो है वो अफ़ीम के नशे की तरह काम करता है। एक बार चटा दो तो वो उसी में आदमी मदहोश रहता है। हमने देखा भी है कई मामलों में, और जब राजनेताओं को ये समझ में आ जाता है कि सारी व्यवस्थाएँ एक तरफ, सारी कुव्यवस्थाएँ एक तरफ, अव्यवस्थाएँ एक तरफ, धर्म का राज का चलता है।
कोई सवाल नहीं करेगा कि कुंभ में क्या हुआ। योगी जी कह देंगे जो कुंभ में लाशें, गिद्ध जो है वो लाशें ढूंढ रहे थे, सुअर गंदगी ढूंढ रहे थे। मोदी जी कुंभ की वाई कर देंगे। एनजीटी की रिपोर्ट आ जाएगी कि वहां पॉटी के अंश थे। लेकिन तब भी लोगों में धर्म का एक ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं मानते। तो उनको पता है, राजनेताओं को पता है कि हम इनको अस्पताल ना दें, हम इनको सड़क ना दें, इनके बच्चों को नौकरी ना दें, अपने नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते रहें और यहाँ के बच्चों को कहते रहे कि असली कहानी यही है कि दूसरे के घर पे झंडा अपना लगना चाहिए। मस्जिद के आगे जोर-जोर से नगाड़े बजने चाहिए, जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, झंडा अपने लगना चाहिए। तुम इनमें व्यस्त रहो, तुम काँवड़ निकालने में व्यस्त रहो। हमारे बच्चे तो विदेश में पढ़ लेंगे, वहीं नौकरी कर लेंगे, तुम इसमें व्यस्त रहो। लेकिन तब भी लोग कर रहे हैं, तब भी लोग उन्माद में आ जा रहे हैं। तो ये जो जादू है, धर्म की जो नशा है ये, क्या लगता है राशिद कभी वैज्ञानिक सोच हावी होगी? कभी लोग समझेंगे कि ये मूर्ख बना के आपकी सब कुछ आपका तबाह कर दिया है धर्म के नशे ने? इस देश में कभी ये सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है आपको? सर, हिंदी पट्टी की अगर आप बात करें तो यहाँ की तो मुझे उम्मीद है नहीं, लेकिन साउथ में इन लोगों को कदम रखने की जगह नहीं है। वहां की वेशभूषा, वहां का शक्ल सूरत, वहां का खान पान हिंदुइज्म और धर्म को मानने वाले लोगों का है। मैं 91 में साउथ में रहा हूं सर। वहां के लोग इतने ज्यादा कोमल और अपनी वेशभूषा अपनी पद्धतियों में इतने ज्यादा मुनहमिक, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म उनका मंदिरों में है, उनके घरों में है, उनके अंदर है। यही वजह है कि बीजेपी वहां कामयाब नहीं हो पाती। वो लोग पढ़े लिखे हैं, वाकई काबिल लोग हैं कि सारी पद्धतियों करने के बाद अपने धर्म को मानने के बावजूद धर्म को उन्होंने मंदिर में ही सीमित कर रखा है। बहुत ज्यादा इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। लेकिन उसी साउथ के एक सांसद ने यह कहा था अभी थोड़े दिनों पहले कि ये जो गोबर पट्टी है यही तो धर्म का मामला है। वो हमारी ही पूरी पट्टी को गोबर पट्टी बता के गया था। मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, बुरा किसी को लगेगा तो जाके उस पर मुकदमा करे। कहने का मतलब सर ये है, ऐसा नहीं है सर। धर्म तो हकीकत बता रहा हूं मैं, ईमानदारी की बात देखिए, वो हमारी आंखें खोलने का और बुद्धि खोलने का मामला है। लेकिन धर्म, कोई धर्म होगा वो आपके चक्षु खोलेगा, ज्ञान चक्षु। लेकिन बात यह कि जब इसको आप दूसरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो सर वो मजार के अंदर भी लाइन लगा लेगा, मजार में बैठा हुआ मुजाबिर, और वो जो है डेरा सच्चा सौदा जो भी है, ये लोग, नाम मेरे मुंह से निकलता नहीं इनका, ये लोग भी लाइन लगा ले। वजह उसकी यह है कि हमारे यहाँ का जो लोग हैं, इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे हैं, वो तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सही धर्म को पहचानते भी नहीं। सही धर्म को अगर हकीकत में पहचान लेना सर, तो धर्म के अंदर तो वो बातें समझाई जाती हैं जो यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे महापुरुषों ने ही तो हकीकत में हमें इंसान बनाया था। अब से 20 25 30 50 साल सर, मुगलों के टाइम में क्या यूनिवर्सिटीज, क्या बताइए, पुराने महाराज उस जमाने में क्या मोहब्बत हुआ करती थी। बाहर के लोगों का एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो ठीक थे। लेकिन बात यह है कि यहाँ के लोग तो धर्म भी उतनी बात नहीं कर रहे। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने तो आपको ये बता दिया है, बाकायदा इनका प्लान है सर ये, कि पहले हम अमिताभ बच्चन की फिल्म की तरह एक उसमें विलन रखेंगे, शशि कपूर, विनोद मेहरा टाइप जूनियर अदाकार, ताकि हमारी हीरो गर्दी दिखाई दे। यहाँ पर उन्होंने 15-20-25% जो ये मुसलमान है, इसको एज ए विलन इन्होंने पहले बनाया है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे बना, यहीं तो बना नहीं है। उसामा भी यही नजर आया है, आईएसआई में नहीं नजर आया है, और इन्होंने डरा दिया कि तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। आज तक तो लेके कोई जाने की किसी की हिम्मत हुई नहीं है। तो यहाँ के लोगों की बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ जिहालत भी ज्यादा है। और दूसरी बात सर, ये भी हकीकत है कि वो अराजकता भी ज्यादा थी उस समुदाय में, दूसरे समुदाय में भी यहाँ अराजकता भी थी। वो बात फिट बैठ गई। अफगानिस्तान का फोटो ले आए, वो फिट बिठा दिया। तो यहाँ के लोग इसलिए बातों में आ जाते हैं ना कि साउथ का आदमी पढ़ा लिखा है, अर्थव्यवस्था के अंदर भी वो जबरदस्त तरीके का कॉपरेशन कर रहा है। लेकिन अब वहां पर भी इन्होंने दूसरा काम ये शुरू कर दिया है। एक लाइन में इसी में जोड़ता चलूं आपके सवाल के साथ साथ, इनको लगा धर्म के मामले में तो हम जीत नहीं पाएंगे साउथ। सर 2 मुद्दे ऐसे लेकर के आए, मैं आपको सच बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा मुसन्निफ है बाहर का, मैं उसका वीडियो भी आपको पेश कर दूंगा। वो बेसिकली पेशन गोई करता है। उसने मेरे देश के बारे में यह कहा था कि ये आजादी से पहले 29 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब ये पाकिस्तानी, ये तो सपने देखते हैं, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। अब उसमें बैठे वो डिस्कशन चल रहा है, मैं सुन रहा था उनकी बात कि इनकी प्लानिंग क्या क्या है। फिर उन्होंने बताया मणिपुर, बंगाल, सर राजस्थान, इस रीजन के बारे में हकीकतन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आज मुझे नजर आती है।
आप क्या समझते हैं मणिपुर, पूर्वोत्तर के स्टेट्स, बंगाल, सर ये जब उत्तर प्रदेश अलग करेंगे, दक्षिण अलग करेंगे, तो ये बातें नहीं होंगी कि 8 तारीख को स्टालिन ने बुला ली है बैठक दक्षिण राज्यों की। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, आप देखिएगा सर, कि मुझे बहुत खुशी जब होती जब विंध्याचल, ये मध्य प्रदेश को जब बीच में आप करेंगे तो दूसरी तरफ तो सर दक्षिण है और नीचे का हिस्सा सर जो है हमारा उत्तर में आएगा। यहां पर ये एरिया, काश वो मोहनलाल यादव भी वहां चले जाते, मोहन यादव जो है वहां, मुझे अच्छा लगता। लेकिन दक्षिण राज्यों की मीटिंग 8 मार्च को क्यों कर रहे हैं इस टाइम? हमें क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? केजरीवाल को, ममता बनर्जी को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब यह है कि उनको यह मालूम पड़ गया है कि भाई ये लोग हमारे जो है जबान के एतबार से और डीलिमिटेशन के एतबार से हमें अलग अलग करना चाहते हैं। ये वाली भावना सर मुझे उस बाहर के उस आदमी की बात को याद दिलाती है जो मैं कहते कहते जानबूझ के रुक गया हूं। मेरे सिर्फ कहने का मतलब सर यह है कि आप और मैं कभी जिंदगी में ये नहीं चाहेंगे कि मेरे शरीर का कोई टुकड़ा अलग अलग हो। हमारा शरीर सर मुझे एक साथ होना चाहिए। इसमें मणिपुर भी हमारा है सर, इसमें पूर्वोत्तर के राज्य, और इसमें राजस्थान, इसमें महाराष्ट्र। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर धर्म का तो चल नहीं पा रहा, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने वह हिंदी थोपने की साहब, वो स्टालिन ने कह दिया कि आप 25 जबानें खत्म कर चुके हैं, अब वहां पर सर दक्षिण और हिंदी की लड़ाई करा देंगे। अब वो देखिए बिहार के अंदर लालू प्रसाद के लड़का शानदार डायलॉग लाया कि गुजराती राज नहीं करेगा, यहां बिहारी का बेटा करेगा। अब अगर बिहार के अंदर ये वाली बात चल गई, मैं देखिए राजनीति के एतबार से उसको फायदा पहुंच रहा होगा, लेकिन मेरे एतबार से, मेरे देश के एतबार से वो बहुत अच्छी बात नहीं है। गुजराती और बिहारी क्या भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी कर सकता है, हमारा एक्सेप्ट, हमें एक दूसरे के लिए सब जगह एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अब उसने कहा गुजराती नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा गुजराती? अब वे जाकर के वहां जमीनी लड़ाई होगी, जैसे ममता बनर्जी ने लड़ाई कर दी थी अंदरूनी और बाहरी की। ममता बनर्जी हार गई थी संजय सर, मान लीजिए मेरी बात। अब वहां 30% मुस्लिम था जो उनके साथ था, बाकी जमीन खींच ली थी अमित शाह ने उनके पैरों के नीचे से। और मैं आपके सामने भी कई बार कह चुका हूं कि वहां का टोटल वोट जो हिंदूज का था, उसका 55% वोट बीजेपी को मिला है। लेकिन वो जो पैर में चोट मार करके आई हैं और आकर के कह दिया कि अंदरूनी और बाहरी, तो वहां का जो बंगाल का आदमी था, जाहिर सी बात है भाई, मैं अगर जापान में हूं और आप जापान में, तो हम एक दूसरे के लिए बोल जाएंगे। बंगाल के लोग इकट्ठे हो गए। मगर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यहां तो बिहार का जो जॉर्ज फर्नांडिस है वो महाराष्ट्र से जीतता है। मेरे देश की खूबसूरती तो ये है भाई। तो ये जो काम कर रहे हैं ना अब दक्षिण में जाकर के, कभी ये धर्म के उस पर आ जाते हैं। दिल्ली में आकर के इन्होंने अमीर गरीब की लड़ाई लड़ी, चूंकि वहां हिंदू मुस्लिम चल नहीं सकता था। वहां पर केजरीवाल के सारे समर्थक, चूंकि बेचारे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला दी। ठीक बजट के पहले उन्होंने 12 लाख रुपए का शगुफा छोड़ दिया, मिडिल क्लास को ऊपर नीचे कर दिया। तो इनके पास तो इतने तरकश के तीर हैं, ये जाकर के कहीं कोई कुछ भी कर देते हैं। वे एक काम तो नहीं करते, ये टोपी नहीं लगाते सिर पे, बाकी सारा काम करते हैं ये। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप जो है साउथ में जाके, दक्षिण में जाकर के आप हिंदी के नाम पर दक्षिण हिंदू को अलग कर दें और उत्तर हिंदू को अलग कर दें। हम नहीं होना चाहते अलग, हम एक साथ रहना चाहते हैं। आप ऐसे मुद्दे मत लाइए। कश्मीर के अंदर भी यही लेकर आए थे सर, कि वहां पे इन्होंने कहा कि यार ये घाटी की सीटें इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ भी डिलिमिटेशन करो। जम्मू रीजन के अंदर सीटें बढ़ा दो, हमारे आदमी आ जाएगा। अरे तुम्हारा तो वैसे ही आ जाएगा, नए नए राजीव कुमार तुम लेकर आ रहे हो, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आपने माइक्रो लेवल पे तो केजरीवाल की पार्टी को सलाम करना चाहिए। उसने माइक्रो लेवल की, एक मैक्रो एक माइक्रो, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, हुआ करता है ये। माइक्रो लेवल पे आपने जो है वो कर रखा था कि एक ही बीजेपी का कार्यकर्ता 10-10, 4-4 हजार आदमियों को जो है उसका नाम कटवा रहा है वोटर लिस्ट से वो। तो सर बात यह है कि इन लोगों के पास तो असल में पैसा भी है, तंत्र भी है, और इनके पास सर आदमी भी आ चुके हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सर देश का एक बड़ा जंग उसे दिमागी एतबार से, ये धर्म के एतबार से उसे मैं कह सकता हूं धार्मिक पशु बना चुके हैं। तो अब उनसे लड़ना, उनकी नजर में संजय शर्मा, राशि जहीर अब एक ही हो गए। आप अगर उन्हें आप आपके कमेंट्स देखिए, हम पढ़ते हैं हमेशा। आप, आपका नाम तो संजय शर्मा है ना, ब्राह्मण है आप, लेकिन आपके ऊपर कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जैसे आप हमारी कम्युनिटी के हो, क्योंकि आप सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सर समाज में, जातियों में, वर्गों में, क्षेत्रों में, जबानों में, सर जब इन्होंने पहनने ओढ़ने में सफेद कपड़े में और हरे कपड़े में बांट दिया, तो अब बांटने को बटने को बचा क्या रह गया। ये वाकई बड़ी तकलीफ का मकाम है। और सर हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उतनी बात करते हैं, लेकिन एक दिक्कत की बात ये भी है इसमें कि सर अब तो जो ना हमारे दर्शक में है वो भी बढ़ गए। राशि जहीर है, ये सवाल करेगा, हटो, ये कौन है, संजीव चौधरी है, ये अपना आदमी है, बात करो, ये वो। अरे यहाँ तो ये काम कर दिया सर। और सर हम देखिए, अभी देख लीजिए आप हमारी रिपोर्ट आज ही की देख लीजिए सर, मैं कांग्रेस के ऊपर रिपोर्ट बना रहा हूँ,
जहां जहां उनकी उनके जो अभी कर्नाटक में हुआ, मैंने बनाई रिपोर्ट सर। सर आज मैंने लालू प्रसाद के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट बनाई, ये क्यों कर रहा है। अब बताइए, जो खबरें होंगी वही तो करेंगे ना, खबरें क्रिएट ये करते हैं, लेकिन हम पे ठप्पा लगा देते हैं इन लोगों ने। सर अब तो एक बात ये भी हो गई है, बाजारों के अंदर सर आरएसएस की बाकायदा मुहिम है कि आप खरीदिए मत। प्लम्बर कहां से लाओगे, फर्नीचर वाला बढ़ई कहां से लाओगे। ये मुसलमानों ने महाराष्ट्र में कर लिया था बहुत पहले, सन 61 की बात बता रहा हूं, मेरे फादर नमाज पढ़ रहे थे, एक मौलवी ने कहा सर उस जमाने में, ये कह रहे हैं ना कि उसने कहा मुसलमानों बच्चों को मत पढ़ाओ। देखिए अजीबोगरीब बात बता रहा हूं, और ये बिल्कुल खबर से अलग बात है। तो मेरे फादर चूंकि डॉक्टर थे, वो भी चौंक गए, यार ये क्या बात कर रहा है। क्या सुनो, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, हाथ के दस्तकार बनाओ, इनकी जरूरत बन जाओ, छोटे भाइयों की तरह काम करो, इनकी नब्ज हाथ में ले लो। ये बढ़ई का काम, ये तुम्हारा कारपेंटरी का काम, ये सारा काम, हाँ, ये यही वजह है कि कोरोना के दौरान सर ये समाज जो है अपनी रोजी रोटी, कोई कचौरी बना रहा था गली के अंदर, कोई अपना खाना बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इसका काम चल रहा था। सर भूखे नहीं मरे ये लोग, अब ना मरेंगे क्योंकि हाथ में दस्तकार है। लेकिन आपके प्लान देखिए, आपने कहा खरीदारी उनसे करो जो एम नाम का ना हो। मेरे मेरठ में सर एक रेवड़ी वाला इतनी शानदार रेवड़ी बनाता है सर, उसका वीडियो वायरल हो गया। उसने फिर आखिरकार जब उसका कारोबार खत्म हो गया, चूंकि खरीदने वाले मुसलमान थे, तो उसने फिर माफी मांगी, तो इन लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि रेहड़ी वाले से मत खरीदो। अब वो बेचारे वहां पे डरने लगे। तो कहां कहां मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज जैसे सर ऑपरेशन थिएटर पे मरीज लेटता है ना, ऑपरेशन करता तो वो गुर्दे का है, वो बराबर में कहता है तो मसाने में भी दिक्कत आ रही है इसके, इसके यूरिन ट्रैकिया में भी दिक्कत आ रही है। मैं एक वर्ष खोलता हूं आपके सामने सर 50 निकल आते हैं। इन लोगों ने तय कर दिया, मैं खाली इनको नहीं कह रहा हूं सर, राजनेताओं को भी कह रहा हूं, जो भी ऐसी राजनीति कर रहा है सर, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं जातिवादी उसके पक्ष में नहीं हूं, जो कर रहा है सर वो दरअसल हमारे शरीर का चीर फाड़ कर रहा है, सच बात तो ये है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद भाई, बहुत मजा आया मुझे आपसे बातचीत करके, हमेशा मजा आता है आपके शेर सुन के और आपकी बात सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, थैंक यू भाई। ये थे राशिद जहीर और आपने पूरी बात सुनी। मुझे लगता है कि देश के सामाजिक मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर इससे बेहतर टिप्पणी शायद कोई और कर सकता हो। मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।